इंग्लिश आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज मानी जाती है। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऐसे क्या इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जिससे ये आज सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। एक टाइम पर इंग्लिश सबसे कम बोले जाने वाली लैंग्वेज भी थी, इसको इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती थी। फिर कुछ ना कुछ हिस्ट्री में इस तरह के इवेंट्स होते चले गए जिससे कि आज के टाइम पे हम सभी की लाइफ में इंग्लिश की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। चलिए इंग्लिश की हिस्ट्री की जर्नी को आज की हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। माय नेम इज़ एकता मुकुल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, माय वेरी ओन इंग्लिश चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज आप जिस इंग्लिश को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, इस चीज़ को समझने के लिए हमें इंग्लिश की जर्नी को डिवाइड करना होगा 3 हिस्सों में। सो फर्स्ट इज़ ओल्ड इंग्लिश जो कि है 450 AD से लेकर 1066 AD तक, एंड सेकेंड इज़ मिडिल इंग्लिश जो कि स्टार्ट होती है 1066 AD से लेकर 1450 AD तक, एंड नेक्स्ट इज़ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है 1450 से लेकर इट गोज टिल लेट 1700 AD, 17th सेंचुरी, एंड जो लेट मॉडर्न इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है लेट 17th सेंचुरी से लेकर अर्ली 21st सेंचुरी तक, जो टाइम पीरियड हमारा अभी चल रहा है। ओके, अभी इंग्लिश की स्टार्ट को समझने के लिए हम चलते हैं 2000 साल पहले, जब इंग्लैंड पर रोमन्स का राज हुआ करता था। अब से कुछ 2000 साल पहले 55 BC के अराउंड जूलियस सीजर ने वहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश की थी, जो कि रोमन्स थे। ओके, एंड ये रोमन्स स्टार्टिंग में वहाँ पे सक्सेसफुली इन्वेड नहीं कर पाए थे, तो 43 AD में ये दोबारा से आते हैं। इस टाइम पर ये सक्सेसफुली वहाँ पे इन्वेड करते हैं एंड एक तरह से रोमन्स जो है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इन रोमन्स से पहले वहाँ के जो नेटिव इंडिजिनस लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, उन्हें हम बुलाते हैं कल्ट्स या फिर ब्रिटन्स। इन ब्रिटन्स नाम से ही फ्यूचर में इस एरिया का नाम ब्रिटेन पड़ेगा। तो अब 43 AD से लेकर 450 AD तक रोमन्स का राज होने लग जाता है ब्रिटेन में, जो कि लैटिन भाषा बोलते हैं। अब 450 AD में इन्हें जो है इटली वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी अटैक शुरू हो जाते हैं और इन्हें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो जगह है ब्रिटेन, ये एक बार दोबारा से अनसेफ हो चुकी है। यहाँ पे पिक्ट्स, स्कॉट्स जैसे ट्राइब्स का हमला होने लग जाता है। वो इन्हें लूटने के लिए यहाँ फिर इन्वेड करने के लिए यहाँ पर आने लग जाते हैं। तो केल्ट्स का जो राजा होता है वो चाहता है कि हमारे यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइब आके बसे, जो कि यहाँ पे ही परमानेंट सेटलमेंट्स बना ले। तो वो एंग्लो सेक्सन्स जो कि जर्मनिक ट्राइब्स होती है उन्हें बुलाता है। इसमें एंग्लो सेक्सन्स एंड जूट्स भी शामिल होते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके पूरा प्रॉपर एक सेटलमेंट बनाओ और यहाँ के वासी बन जाओ और हमें प्रोटेक्ट करो पिक्ट्स, स्कॉट्स और वाइकिंग से, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। ये जो एंग्लो सेक्सन्स एंड जूट्स थे ये ब्रिटेन के 7 मेजर पार्ट्स में जाके बसे, जैसे कि वेसेक्स, सेसेक्स, एसेक्स, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, कैंट एंड ईस्ट एंग्लिया। अब ये जो एंग्लो सेक्सन्स और जूट लोग हैं, क्योंकि ये जर्मनिक साइड से आए हैं, जर्मनी के एरिया के साइड से आए हैं, तो इनकी भाषा क्या होगी? जर्मनिक। ओके, एंड यही लोग जो है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो इंग्लिश को हम इसीलिए एक तरह से जर्मनिक लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो इसकी जो मदर रूट हो गई वो क्या हो गई? जर्मनिक लैंग्वेज। अब इस टाइम पे ब्रिटेन में 2 तरह के लोग रह रहे थे। एक वो जो वहाँ के नेटिव्स थे, दैट आर केल्ट्स, एंड द सेकेंड वंस आर दीज न्यू कमर्स एंग्लो सेक्सन्स एंड जूट्स, जो कि पेगन्स थे। पेगन्स होते हैं इररिलीजियस लोग, और दूसरी तरफ जो ब्रिटन्स थे, केल्ट्स थे, वो थे रिलीजियस लोग जो क्रिश्चियनिटी में मानते थे। तो इसी रीज़न की वजह से इनके टेक्स्ट भी अलग अलग हुआ करते थे। अब उस टाइम पर ना ज़्यादातर लोग ओरल लिटरेचर में बिलीव करते थे, मतलब बोल करके अपनी कहानियाँ बताते थे या फिर पोम्स गाते थे, और इस तरह से उनका टेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता था लिटरेचर वहाँ का। बट फिर भी ओल्ड इंग्लिश का कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो कि आज की डेट तक भी प्रिजर्व्ड है। इसमें 4 मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ जाती है। दैट इज़ द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, द एक्सिटर बुक,
द वर्सेली एंड द नोबल कॉडेक्स। इस नोबल कॉडेक्स के अंदर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री, दैट इज़ बियोवुल्फ, जो वहाँ की एपिक पोम मानी जाती है। अब इस बियोवुल्फ में क्या होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसी का नाम बियोवुल्फ है, ये बहुत सुपर सी चीज़ें कर सकता है, राइट। जैसे कि ये एक मॉन्स्टर से लड़ता है, ग्रेंडल, उसको मार देता है, फिर उसकी माँ से लड़ता है, उसको भी मार देता है, एंड लास्ट में एक ड्रैगन से लड़ता है एंड उसको मारते मारते खुद भी मर जाता है। तो ये वाली पोइट्री आप समझ सकते हो, इसमें कुछ भी ना रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत हीरोइक पोइट्री है। तो ये हो गई हमारी एंग्लो सेक्सन्स के टाइप की पोइट्री। दूसरी तरफ ऐसे भी पोइट्स थे उस टाइम पे जो कि पूरा रिलीजियस सेंटिमेंट्स रखते थे, रिलीजन से रिलेटेड लिखते थे, जैसे कि हमारे पास साइनवुल्फ हो गए या फिर केडमैन हो गए। जो केडमैन है उन्हें हम फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश भी मानते हैं। तो उस टाइम पे बियोवुल्फ का ये टेक्स्ट दिखता कैसा था, आप इसको देख के समझ सकते हो कि ये आज के टाइम पे हम लोगों के लिए पढ़ना और समझना बिल्कुल मुश्किल है। तो हम देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम किस तरह से वेरिएशंस आती गई इस लैंग्वेज में। बियोवुल्फ के जैसी एक और स्टोरी थी जो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुई, जैसे आर्थर किंग। एंड इस तरह की स्टोरीज़ को जिस इंसान ने प्रिजर्व किया उस टाइम पे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी कि फ्यूचर में जाके इन सारी टेक्स्ट का एक कलेक्शन होना चाहिए। तो वो थे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्होंने खुद क्रॉनिकल्स ऑफ एंग्लो सेक्सन्स लिखा एंड उसको अपने जो मंत्री हैं उन सबसे प्रिजर्व करवाया उस टाइम पर। एंड किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ही वो आदमी होने वाले थे जिन्होंने वाइकिंग्स का खतरा भी इंग्लैंड के अंदर रोक के रखा। अब वाइकिंग्स जो ये लोग थे ये आए थे नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है हमारी वहाँ से। अब इन लोगों को रोकने के लिए किंग एल्फ्रेड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप जहाँ तक पहुँचे हो, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, उससे आगे मत बढ़ो और उसी जगह पे अपना थोड़ा सेटलमेंट बना लो। तो उस जगह का नाम इन लोगों ने रख दिया डेन लॉ। तो उन लोगों की लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस आने लग गया, जो एंग्लो सेक्सन्स अभी तक बोलते थे। थोड़ा सा जर्मनिक उनकी भाषा थी, उससे पहले लैटिन भाषा हुआ करती थी जो रोमन्स बोलते थे। अब एक नई भाषा भी आने लगी जो वाइकिंग्स बोलते थे, दैट इज़ नॉर्स, राइट, बिकॉज वो नॉर्वे साइड से आते थे। अभी तक 3 भाषाओं का हमने इन्फ्लुएंस इंग्लिश के अंदर देख लिया। इनके साथ साथ अब एक और भाषा का इन्फ्लुएंस इस जगह पे आने वाला था, दैट इज़ फ्रेंच। एंड वो इन्फ्लुएंस कैसे आता है, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 1066 में क्या हुआ था, जो वहाँ का किंग था, इंग्लैंड का किंग था एडवर्ड द कन्फेसर, उसकी डेथ होने वाली थी और उसका कोई आगे लीनिएज में कोई भी बेटा नहीं था। तो उसकी गद्दी अब कौन संभालता, इसके ऊपर सबके बीच में बहस हो गई। तो वहाँ पे उसके टाइम पे 3 दावेदार थे गद्दी के, कि सबसे पहले था हैरोल्ड गॉडविंसन, नेक्स्ट इज हैरोल्ड हेड्राडा जो कि था वाइकिंग्स का राजा, ठीक है। ये भी चाहता था कि भाई मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और मैं जो है अब इंग्लैंड का राजा बन जाऊँ। हैरोल्ड गॉडविंसन जो था ये राजा का बहुत ही खास था, एक नोबल मैन था, बहुत पॉपुलर नोबल मैन था। एंड ही वाज आल्सो द अर्ल ऑफ वेसेक्स, जो वेसेक्स थी वो इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह मानी जाती थी। And the third person is William the Conqueror, which is again the most important person in this battle. William जो है वो नॉर्मेंडी का किंग है। नॉर्मेंडी is a place which is located in the top French, in the north of French. एंड ये भी क्लेम करता है कि बिकॉज एडवर्ड द कन्फेसर वॉज माई फ्रेंड सो ही प्रॉमिस्ड मी दैट आई शुड बी द नेक्स्ट किंग। अब यहाँ पे होता ही है, सबसे पहले जो गॉडविंसन है उसको पोजीशन मिल जाती है राजा बनने की, तो उसको चैलेंज करता है ये हेड्राडा जो वाइकिंग्स का लीडर है कि भाई मैं यहाँ का राजा बनूंगा। तो इन दोनों में बैटल होती है एंड इस बैटल में जो है गॉडविंसन हेड्राडा को हरा देता है। अब नाउ ये गॉडविंसन सोचता है दैट यार आई विल बी द किंग ऑफ दिस प्लेस, बट ही वॉज नॉट नोइंग कि उसके पास उसके कंट्री पे अभी एक और खतरा मंडरा रहा है नॉर्मेंडी की तरफ से। तो वहाँ पे विलियम द कॉन्करर आ जाता है एंड दिस गॉडविंसन वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट दैट ही विल डेफिनेटली डिफीट विलियम द कॉन्करर। वो उसको बहुत अंडरमाइन कर लेता है, अंडर एस्टिमेट कर देता है। तो ये जो विलियम द कॉन्करर है ये बहुत ही एक स्मार्ट पर्सन होता है, एक बहुत ट्रिक्स खेलता है जीतने के लिए। ये घोषणा कर देता है कि जो गॉडविंसन है वो तो मारा गया, और ये सुनते ही गॉडविंसन की जो आर्मी है वो भागना शुरू कर देती है ये सोच के कि हमारा राजा ऑलरेडी मर चुका है। अब गॉडविंसन जो है वो अपना नकाब उतार के सबको दिखाता है कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ, आप लोग फाइट जारी रखो। तो जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है तो वहाँ पे जो तीरंदाज होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी आँख में, ऐसा एक स्टोरी है कि उसकी आँख में डायरेक्ट तीर मारते हैं। तो इस तरह से जो गॉडविंसन है वो मारा जाता है। और इस पूरी बैटल को हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से याद रखते हैं।
एंड दिस होल इंसिडेंट इज़ नोन एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद ही और जो ओल्ड इंग्लिश है वो उसका एक टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है एंड नाउ वी आर कमिंग इन द मिडिल इंग्लिश एज। अब मिडिल इंग्लिश को हम एंग्लो नॉर्मन एज भी बोल देते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो सेक्शंस की लैंग्वेज थी वो काफ़ी हद तक कम होकर के ना नॉर्मन्स ने ओवर पावर कर लिया था। जो नॉर्मन्स की मेन लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। अब क्योंकि यहाँ पे विलियम द कॉन्करर जो फ्रेंच का राजा मतलब फ्रेंच से आया था, नॉर्मंडी का राजा था, उसका दबदबा हो गया था ब्रिटेन के ऊपर। तो उसने जो हायर कोर्ट्स थे, जो नोबल मैन थे, जो अमीर लोग थे, जो यहाँ पे राजा के इर्द गिर्द जितने भी मेन लोग बैठते थे उन सब की भाषा क्या होगी, मेनली फ्रेंच। एंड उसमें जो नॉर्मल मिडिल मैन हो गए, एकदम कॉमन मैन हो गए, उनकी जो लैंग्वेज थी वो अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी वाली एंग्लो सेक्शंस का कुछ टच उसमें भी था। तो जो इंग्लिश भाषा थी हमारी उसमें दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो गया। अभी तक सबसे पहले हमने लैटिन का इन्फ्लुएंस देखा, फिर जर्मनिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखा, फिर हमने नॉर्स लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखा एंड लास्ट में आते आते फ्रेंच का भी उसमें इन्फ्लुएंस हो गया। अब इसी बीच मैग्ना कार्टा भी साइन किया जाता है 1215 में किंग जॉन के द्वारा, जो बताता है कि गवर्नमेंट और किंग की जो पावर्स है वो लॉ से ऊपर नहीं है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जन्म होता है हमारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ दैट सेंचुरी ऑफ 14th सेंचुरी, दैट इज़ जॉफ्री चौसर, जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वर्क लिखा उस टाइम पे, द कैंटरबरी टेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंटरबरी टेल्स में किस तरह की इंग्लिश थी। आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो बट अभी भी ये कम्प्लीटली हम लोगों के समझ में आए इस तरह की लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई थी, बट ये काफ़ी हद तक जो है आज की मॉडर्न इंग्लिश से मिलती जुलती थी। इसमें फ्रेंच का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम था एज सच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट था उस टाइम का जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि ये एक मिडिल मैन जो नॉर्मल लोगों की कहानियाँ बताता था। अब हम मिडिल इंग्लिश से आ जाते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के टाइम पीरियड पर। इस टाइम पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंग्लिश के डायमेंशंस और ज़्यादा बदल गए। सबसे पहले हुआ रेनाइसा। रेनाइसा के चलते जो है लोगों ने लैटिन और ग्रीक के वर्क्स को एक बार दोबारा से इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी, तो उसके वर्ड्स दोबारा से इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिले। सेकेंड थिंग हैपन वॉज द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। इस वॉवल शिफ्ट में क्या होता है, लोगों ने जो जिस तरह से जिन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते थे उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल हाउस को लोग पहले बोलते थे हुज एंड ग्रेट वावल शिफ्ट के बाद उन्होंने दोबारा से बोला हाउस। तो इससे पहले मीट को बोलते थे मेट एंड साइज को बोलते थे सीज, राइट, एंड बोट को बोलते थे बूट। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स थे जिनकी प्रोनाउंसिएशन इस ग्रेट वावल शिफ्ट के दौरान चेंज हो गई। Another major event that happened at this time was the invention of printing press. तो 1476 में विलियम कार्क्सटन जो है वो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए एंड इसके बाद इंग्लिश में और ज़्यादा हमें शिफ्ट देखने को मिला। जैसे कि स्पेलिंग्स का जो सिस्टम है वो फिक्स्ड हो गया एंड वर्ड ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड हो गया एंड इसी के साथ साथ हमें इंग्लिश में मिली अपनी फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक दैट वाज रिटन बाय थॉमस मैलोरी, ले मॉर्टे दे ऑथर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था लेजेंडरी किंग ऑर्थर के ऊपर लिखी गई है। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले जो है लोग जो हैंड रिटन टेक्स्ट थे सिर्फ उसी को पढ़ सकते थे, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल होती ही नहीं थी। बट इसके बाद जो बुक्स है वो इजीली अफोर्डेबल हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। तो जो ब्रिटिश जो बाइबल है उसकी भी ट्रांसलेशंस और ज़्यादा होने लगे, जिससे कि हमारी जो फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट है उसको ट्रांसलेट किया था विलियम टिंडेल ने एंड इसके बाद तो लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ाने लग गए एंड उन्होंने लिटरेचर में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो ये वही टाइम पीरियड था एलिजाबेथन का गोल्डन टाइम पीरियड, जब हमारे महान राइटर्स जैसे शेक्सपियर, मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी जैसे पोइट्स भी पैदा हुए एंड इनके जो टेक्स्ट थे वो काफ़ी हद तक आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उससे मिलते जुलते थे। तो उनका टेक्स्ट आज हमें पढ़ना फिर भी काफ़ी हद तक आसान है, बट इस टाइम पे भी जो कुछ वर्ड्स थे वो आज के डेट में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो आज यूज़ नहीं होते। तो इसी टाइम पे 1604 में फर्स्ट डिक्शनरी भी लिखी गई, आ टेबल अल्फ़ाबेटिकल, जो कि लिखी थी रॉबर्ट कॉड्रे ने।
अब हम आ जाते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश के टाइम पीरियड पर। तो ये टाइम पीरियड डिफाइन होता है जब सैमुअल जॉनसन ने 1755 में अपनी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी। इट वाज मोर एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ दैट टाइम एंड इट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस। सो एक्चुअली हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में जो वहाँ पे वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ होते थे। तो मॉडर्न इंग्लिश में आप लोगों को ज़्यादा रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज्ड वर्ड्स दिखेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स दिखेंगे एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो ये लैंग्वेज जिस तरह से ग्रो कर रही थी उसके वर्ड्स दिखेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी था जब ब्रिटेन ने 1/4 ऑफ द होल वर्ल्ड पर राज किया, तो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट वर्ड्स निकल के आए जिसको इंग्लिश में इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी देयर आर अप्रॉक्स 1.5 बिलियन इंग्लिश स्पीकर्स, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको ये इंग्लिश की पूरी जर्नी समझ में आई हो, ये कैसे आज एक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज बन चुकी है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।